अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमारा लेक्चर है वो आयोनाइजेशन एनर्जी पर है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि आज हम किन किन टर्म्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले तो आयोनाइजेशन एनर्जी की टर्म को मैं एक्सप्लेन करूँगा और इसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या ट्रेंड्स हैं इन पीरियोडिक टेबल, यानी अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड्स आयोनाइजेशन एनर्जी पर क्या अफेक्ट पड़ता है। और इसके अलावा पीरियड 3 के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी पर बात करूंगा और यहाँ जो अनयूजुअल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं एलिमेंट्स उन पर भी बात की जाएगी और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स पर भी बात करूंगा। तो अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी पर चलते हैं जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? The energy required to remove one electron from each atom in 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous ion, यानी एक ऐसा एटम जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसके करीब कोई भी एटम मौजूद ना हो, उस एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और आमतौर पे आयोनाइजेशन एनर्जी के जो से यूनिट इस्तेमाल होते हैं वो किलो जाउल पर मोल है जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज आपके पास अगर आप स्लाइड में देखें तो आपको एक सोडियम का एटम दिखाई दे रहा है जो कि गैसियस स्टेट में है। तो इसमें से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकले तो हमारे पास सोडियम का आयन जनरेट हो गया और इस सोडियम के आयन को जनरेट करने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो थी 496 किलो जाउल पर मोल और इसको बोल देते हैं जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। और अब हम चाह रहे हैं कि जो सोडियम का आयन प्रोड्यूस हुआ है और वो गैसियस स्टेट के अंदर ही है उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए। तो इसके लिए जो हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो 4563 किलो जाउल पर मोल है और ये बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू है और इसको हमने बोल दिया जी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी उसको बोल देंगे जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी की वैल्यू दरकार होगी उसे बोल देंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और इस तरह थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दरकार होगी उसे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम दे दिया जाएगा। अब आप ट्रेंड को अगर देखें इस ग्राफ के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम आ रही है, सेकंड के लिए ज्यादा हो गई है, थर्ड के लिए और ज्यादा हो गई है। तो ये आप देख रहे हैं कि ट्रेंड बढ़ता ही चला जा रहा है। आखिर ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है मैं आपसे डिस्कस करता हूं इस स्लाइड के अंदर। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स और शेल्स में मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इन प्रोटॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं और अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस शेल में से निकाल दिया जाए तो फिर इन प्रोटॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो उनसी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको ओवरकम करना होगा। और तो वो ओवरकम एक ही तरीके से होंगी कि हमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए। टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम द अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। और दूसरी सबसे अहम बात क्या है वो ये है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है वो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं रहेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगी। और अब जोन सा है ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा जोन सा है वो फोर्स लगा रहे होंगे। अब इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भर जाएंगी। ये ट्रेंड आपको कुछ यहाँ से समझ आएगा। यहाँ देखें जी, हाइड्रोजन का एटम है तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस हीलियम के मुकाबले में, हीलियम में देखा जाए तो यहाँ दो प्रोटॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और यहाँ एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो हाइड्रोजन की जो सी हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान वो वीक होंगी
क्योंकि यहाँ एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ दो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस हीलियम के अंदर ज्यादा हो जाएंगी। तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगी तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ने का मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये सारी वजह है इसके अंदर। और अगर आप देखते हैं जी फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं जी। वो क्या है? तो आप अगर देखें जी, सबसे पहले आ जाता है एटॉमिक रेडियस, फिर आ जाता है न्यूक्लियर चार्ज, फिर आ जाता है जी स्क्रीनिंग, जिसको इलेक्ट्रॉन शील्डिंग भी बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेके इसके वैलेंस शेल तक जो डिस्टेंस होता है उसको एटॉमिक रेडियस बोल देते हैं। और जैसे जैसे वैलेंस शेल यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होता चला चला जाता है, तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। वजह क्या है? कि जी न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड कम होता चला जाएगा, क्योंकि वो दूर होते चले जा रहे हैं। और अगर आप बात करते हैं जी न्यूक्लियर चार्ज की, न्यूक्लियर चार्ज यही होता है कि हमारे पास ये न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं, वो हो जाता है न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रही होगी, और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा। तीसरा फैक्टर है जी इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग क्या होता है? इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। जिस तरह ये अब आपको दिखाई दे रहे हैं जी, ये इनर शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये आउटर शेल है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इनर शेल में मौजूद जो से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर होता चला जाएगा, और हमें जो सा है इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी यहाँ जी। फैक्टर्स के ऊपर भी हमने बात कर ली है। तो अब ये अलोंग द पीरियड हमें ट्रेंड शो किए हुए हैं। यहाँ जी हाइड्रोजन है और यहाँ हीलियम है। तो जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन जैसे सेकंड पीरियड के अंदर आते हैं तो ये अनयूजुअल बिहेवियर शो हो रहा है जी। वैल्यू कम है, भरी है, फिर कम हुई है, फिर वैल्यू भरी है, फिर कम होगी है, और फिर फर्दर एक पीक क्रिएट हो गया हमारे पास। आखिर इसकी वजह क्या है? तो अगर आप हाइड्रोजन एटम को देखें तो एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है जी। अब यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस हीलियम के मुकाबले में कम है। वजह क्या है? यहाँ दो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, यहाँ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हैं और यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव यानी आप कह लें कि जी फोर्स लगा रहा है उसको इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से हीलियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है या आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो हाई है। अगर आप इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लें, हीलियम हैज अ मच हायर वैल्यू बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। The additional charge provide a stronger attraction for the electron, making them harder to remove। वो यहाँ यही बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा प्रोटॉन या ज्यादा प्रोटॉन मौजूद होने की वजह से इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उस न्यूक्लियस के दरमियान फोर्सेस जो सी हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। अब आपने एक पीछे ट्रेंड देखा था, यहाँ देखें जी हाइड्रोजन है, फिर हीलियम भर गए, फर्स्ट पीरियड यहाँ खत्म हो गया, सेकंड पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं। पहला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। अब यहाँ देखें तो ट्रेंड तो बढ़ना चाहिए था। आखिर ये ट्रेंड जैसे ही दूसरे एलिमेंट के बाद तीसरे के ऊपर पहुंचता है तो ये ट्रेंड कम हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसकी वजह क्या है? आपको मैंने ये राइट साइड के ऊपर ये दिखाया हुआ है जी, के शेल है, एल है, एम है। तो आप ये देखें कि अगर हम एल शेल के अंदर बात करें तो एस सब शेल की एनर्जी और पी सब शेल की एनर्जी दोनों एक जैसी नहीं है। यानी एस सब शेल एल का
एस सब शेल जोन सा है, एल शेल का, एस सब शेल वो न्यूक्लियस के करीब है, और एल शेल का पी सब शेल जोन सा है वो न्यूक्लियस से दूर है। इसका मतलब है पी सब शेल में से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो इसमें यही होता है कि इलेक्ट्रॉन जोन सा है वो क्या है, 2p में शिफ्ट हो गए। तो इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फिर जोन सी है वो हमें कम दरकार होगी, ठीक है, क्योंकि 2p में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। फिर आगे जैसे हम चलते हैं तो हम हमें ऑक्सीजन के अंदर भी ये ट्रेंड, लेकिन फिर आप आगे देखें ना, अगर बोरॉन से फर्दर जोन सा नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है हमारे पास ये वाला, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई है। वजह क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो गया, ठीक है। उससे फर्दर उससे अगले की भी वैल्यू बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि वहां भी न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो गया है, लेकिन सब शेल में कोई इजाफा नहीं हुआ। और जब हम जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन में अगर हम फोकस करें तो अब क्या है कि 2p सब शेल के अंदर, एक 2p सब शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं। तो ये ऑपोजिट स्पिन के अंदर मौजूद हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपल्सिव फोर्सेस मौजूद होने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन को निकालना ऑक्सीजन में से आसान हो गया। The extra electron has paired up with one of the electron already in one of the 2p orbitals. The repulsive forces between the two paired up electrons means that less energy is required to remove one of them. नेक्स्ट नियोन, अगर हम देखते हैं जी नियोन, नियोन को अगर देखें तो इसके अंदर 2p ऑर्बिटल ओवरऑल पूरा ही फिल हो चुका। तो अब जब इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो इसमें से नहीं निकाला जा सकेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, ठीक है जी। और न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा बढ़ गया है यहाँ, तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल हो गया हमारे पास। तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है जी जो अनयूजुअल बिहेवियर शो करते हैं पीरियड के एलिमेंट्स। जी ट्रेंड्स डाउन द ग्रुप्स, यानी हम जैसे ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करते चली जाती है। क्योंकि अगर आप देखते हैं ना ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप में जैसे ही आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स के अंदर इंक्रीज आ रहा होता है। नंबर ऑफ शेल में इंक्रीज आने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे ही दूर होता चला जाता है तो फिर उसको निकालना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। बेशक वहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे होंगे, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा होगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बेशक बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सा डोमिनेट अफेक्ट किसका आ रहा है वहां, वैलेंस शेल का। वैलेंस शेल के बढ़ने की वजह से वहाँ हमारे पास जो ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी का वो डिक्रीजिंग मोड में ही जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ स्टॉप करते हैं।